हेलो एवरीवन, मेरा नाम है निरंजन सिंह और मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल की क्वेश्चन सीरीज का पार्ट थर्ड। पार्ट 1 और 2 हम अपने चैनल पर ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। आप सभी को जो भी क्वेश्चंस की प्लेलिस्ट में जाना है, जहाँ से भी आपको जो भी क्वेश्चन देखने हैं, प्रेडिक्ट करने हैं, तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए। वहाँ से जब आप पर्टिकुलर सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको 100+ की सीरीज अवेलेबल रहेगी। और जो भी सब्जेक्ट हमारे अभी छूटे हुए हैं उनको हम धीरे धीरे कवर कर रहे हैं। सारे सब्जेक्ट के क्वेश्चन हमारे चैनल पर अवेलेबल हो जाएंगे, तो हमारे साथ बने रहिए सिविल टेक बाई एनडी पर और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में इस चैनल को शेयर कीजिए, जिससे हमें आपका सपोर्ट मिल सके और हम इसी तरह चैनल पर आगे भी काम करते रहें और आपके लिए लाइव क्लासेस ला सकें हम। और जो भी सॉल्यूशन है और पर्टिकुलर सब्जेक्ट वाइज हम आपको पढ़ाएंगे फ्रॉम द स्टार्टिंग। जो भी आने वाले एग्ज़ाम्स होंगे आपके, एसएससी जेई हुआ, यूपीपीसीएल जेई हुआ, यूपीपीसीएल एई हुआ और राजस्थान जेई, इन सभी एग्ज़ाम में आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल सीरीज ये रहेगी। और जो भी हम अपने चैनल पर पढ़ाएंगे वो आपके लिए अच्छे से अच्छा बेहतरीन करने की कोशिश करेंगे, जो भी एग्ज़ाम है उनमें आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रह सके। तो इसी तरह बने रहिए हमारे साथ सिविल टेक बाई एनडी पर और आज की सीरीज को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज फटीग। फटीग क्या होता है? ऑप्शन ए आपका, मटेरियल हैज़ अ हाई प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट फॉलिंग अंडर रिवर्सल ऑफ स्ट्रेस। ऑप्शन बी है आपका, डिक्रीज रेजिस्टेंस ऑफ मटेरियल टू रिपीटेड रिवर्सल ऑफ स्ट्रेस, या ऑप्शन सी आपका क्रीप रेजिस्टेंस, या ऑप्शन डी आपका टेंसल स्ट्रेंथ। फटीग बेसिकली होता है क्या, जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट पर एक रिपीटेड रिवर्सल ऑफ स्ट्रेसेस को लगाते हैं या एक ही साइकिल को बार बार रिपीट करते हैं, तो जो उसकी जो रेजिस्टेंस डेवलप करने की जो स्ट्रेंथ होती है वो क्या होती है, डिक्रीज हो जाती है। तो बेसिकली इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन बी जो आपका करेक्ट हो जाएगा, डिक्रीज रेजिस्टेंस ऑफ मटेरियल टू रिपीटेड रिवर्सल ऑफ स्ट्रेसेस। यानी एक ही स्ट्रेस को बार बार हम किसी ऑब्जेक्ट पर लगाएं तो उसमें उस ऑब्जेक्ट में क्या होता है, उस रेजिस्टेंस जो डेवलप होता है, यानी रेजिस्टेंस डेवलप करने की जो पावर होती है वो आपकी कम हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। तो फटीग आपका क्या हो गया, डिक्रीज रेजिस्टेंस हो गया ऑफ मटेरियल टू रिपीटेड रिवर्सल ऑफ स्ट्रेस। तो ऑप्शन बी जो है आपका वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्रीप इज द ग्रेजुअल इंक्रीज ऑफ। क्रीप बेसिकली होता क्या है, जब हम एक सस्टेंट लोड लगाते हैं किसी टाइम के लिए, क्रीप होता क्या है आपका, टाइम डिपेंडेंट स्ट्रेस होती है आपकी। तो जब हम एक ही लोड को, सस्टेंट लोड को काफ़ी टाइम के लिए लगाएंगे तो उसमें क्या होगा, क्रीप जनरेट हो जाती हैं। तो क्रीप होती क्या है, ये क्रीप आपकी प्लास्टिक स्ट्रेन होती हैं, विद टाइम के साथ इंक्रीज होती हैं। यानी कि जो प्लास्टिक स्ट्रेन होती है वो आपकी इंक्रीज होती रहती है। अगर एक ही कांस्टेंट लोड को अगर क्या करें हम कुछ ड्यूरेशन के लगाते हैं तो ये क्या होगी, टाइम डिपेंडेंट होगी और कांस्टेंट आपका लोड होगा, और जो स्ट्रेन डेवलप होगी वो आपकी क्या होगी, प्लास्टिक स्ट्रेन होगी। तो क्रीप इज द ग्रेजुअल इंक्रीज ऑफ प्लास्टिक स्ट्रेन विद टाइम एट कांस्टेंट लोड। यानी क्रीप जो होती है प्लास्टिक स्ट्रेन होती हैं, ना कि इलास्टिक स्ट्रेन। और जो लोड होता है वो भी आपका कांस्टेंट लोड होता है। तो ऑप्शन ए जो है इसके अकॉर्डिंग आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फॉर लीनियर इलास्टिक आइसोट्रोपिक मटेरियल द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट इलास्टिक कांस्टेंट्स इज। तो यहाँ पे आइसोट्रोपिक की बात कर रहा है। आइसोट्रोपिक केस में जो नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट इलास्टिक कांस्टेंट होते हैं उनकी वैल्यू जो होती है 2 होती है। सो ऑप्शन बी जो है इसके अकॉर्डिंग आपका सही हो जाएगा। 2 इज द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट इलास्टिक कांस्टेंट फॉर आइसोट्रोपिक मटेरियल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज रेजिलेंस। रेजिलेंस होता क्या है रेजिलेंस जब हम किसी ऑब्जेक्ट में या किसी मटेरियल पर लोड लगाते हैं तो वो क्या करता है, एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता है, और जब उस ऑब्जेक्ट से उस लोड को हम रिमूव करेंगे तो वो क्या करेगा, अपनी एनर्जी को रिलीज करेगा। तो इस तरीके का जो ऑब्जेक्ट होता है उसको हम उसकी रेजिलेंस पावर कहते हैं। तो ऑप्शन रिकवरेबल स्ट्रेन एनर्जी। सो ऑप्शन बी जो है इसके अकॉर्डिंग आपका करेक्ट हो जाएगा, रिकवरेबल स्ट्रेन एनर्जी। यानी कि आपने किसी ऑब्जेक्ट पर लोड लगाया तो उसमें क्या हुआ, एनर्जी का स्टोर हुआ, और उस लोड को हटाते ही वो ऑब्जेक्ट क्या करे, एनर्जी को रिलीज कर दे, तो उसको क्या बोलते हैं हम, रेजिलेंस ऑफ मटेरियल बोलेंगे, उस मटेरियल की रेजिलेंस पावर बोलेंगे। तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन बी जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा, रिकवरेबल स्ट्रेन एनर्जी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इलास्टिक लिमिट इज द पॉइंट, यानी इलास्टिक लिमिट कौन सा पॉइंट होता है आपका। ऑप्शन ए अप टू विच इफ द लोड इज रिमूव्ड ओरिजिनल वॉल्यूम एंड शेप आर रीगेन्ड, या ऑप्शन बी आपका एट विच द टफनेस इज मैक्सिमम, या ऑप्शन सी आपका एट विच इलोंगेशन टेक प्लेस विदाउट एप्लीकेशन ऑफ एडिशनल लोड, या ऑप्शन डी है आपका अप टू विच स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। इलास्टिक लिमिट में क्या होता है, जब किसी ऑब्जेक्ट पे हम क्या कहते हैं लोड लगाते हैं तो उसकी शेप में क्या होता है चेंजमेंट होता है। अगर वो इलास्टिक मटेरियल है तो उस पे से अगर इलास्टिक मटेरियल पे से हम उस लोड को अगर रिमूव कर देंगे तो वो क्या करेगा अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाएगा, यानी जैसी उसकी इनिशियल पोजीशन जो थी यानी इनिशियल जिस तरह की उसकी शेप थी लोड को हटाने के बाद उसी शेप में वो अपनी ओरिजिनल शेप में आ जाएगा। तो इस तरह की मटेरियल को इलास्टिक, इस तरह के पॉइंट को हम क्या कहते हैं इलास्टिक पॉइंट बोलते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन ए जो है वो आपका करेक्ट है। अप टू विच इलास्टिक पॉइंट क्या है कि इलास्टिक पॉइंट तक हम किसी लोड को लगाएं और उसको रिमूव कर लें, रिमूव करने के बाद वो क्या करे ओरिजिनल वॉल्यूम और शेप में आपका दोबारा से आ जाए। सो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन ए जो होगा आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका व्हाट इज ब्रिटल मटेरियल। ब्रिटल मटेरियल क्या होते हैं। ब्रिटल मटेरियल में क्या होता है कोई भी प्लास्टिक जोन्स नहीं होता। इलास्टिक मटेरियल में आपने देखा होगा मटेरियल पहले को हम जब उसको हम टेंसाइल लोड से सब्जेक्ट करते हैं तो वो क्या करता है कि पहले उसमें इलास्टिसिटी डेवलप होती है, उसके बाद क्या करता है एक प्लास्टिक जोन आता है, उसके बाद क्या करता है वो फ्रैक्चर होना चालू हो जाता है। लेकिन ब्रिटल मटेरियल में क्या होगा ऐसा कोई भी जोन उसमें डेवलप नहीं होगा, वो सीधा क्या करेगा उस पर लोड लगाएंगे तो एक कंडीशन के बाद क्या करेगा वो सीधा फेल हो जाएगा, यानी कि वो आपको वार्निंग नहीं देगा। ब्रिटल मटेरियल में ये खासियत होती है कि वो आपको वार्निंग नहीं देगा कि मैं अब टूटने वाला हूँ। लेकिन इलास्टिक मटेरियल में क्या होता है कि वो आपको वार्निंग देता है, अपर यील्ड पॉइंट देगा, लोअर यील्ड पॉइंट देगा। अपर और लोअर यील्ड पॉइंट क्या होते हैं वार्निंग साइंस होते हैं कि आप मटेरियल आपका टूटने की पोजीशन में जाने वाला है। तो ब्रिटल मटेरियल में क्या होगा नो प्लास्टिक जोन, ऑप्शन ए जो है इसके अकॉर्डिंग करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका टाइम डिपेंडेंट स्ट्रेस एंड स्ट्रेन रिलेशन, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन सी आपका आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज इन ऑल डायरेक्शन, ये भी नहीं होगा। सिमिलर प्रॉपर्टीज इन ऑल डायरेक्शन, ये भी नहीं होगा। तो ब्रिटल मटेरियल में क्या होता है कोई भी प्लास्टिक जोन नहीं होता ऑब्जेक्ट पे। जैसे ही ब्रिटल मटेरियल ऑब्जेक्ट पे आप कोई लोड लगाएंगे तो क्या करेगा एक अपनी इलास्टिक लिमिट के बाद वो क्या होगा ब्रेक हो जाएगा। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्रीप ऑफ ए मटेरियल इज अ प्रॉपर्टी इंडिकेटेड बाय, यानी क्रीप जो होता है किसी मटेरियल में वो प्रॉपर्टी किसके द्वारा इंडिकेट होती है। टाइम डिपेंडेंट स्ट्रेन ऑफ मटेरियल, या ऑप्शन बी आपका एलोंगेशन ऑफ मटेरियल ड्यू टू चेंज इन द मटेरियल प्रॉपर्टी, या ऑप्शन सी है आपका शॉर्टनिंग कॉज बाय श्रिंकेज ऑफ द मेंबर, या ऑप्शन डी है आपका डिक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ मटेरियल अफेक्टेड बाय द वेदर कंडीशन। तो क्रीप मैंने आपको पहले ही बताया क्रीप एक टाइम डिपेंडेंट स्ट्रेन होती है मटेरियल में, यानी कि एक कांस्टेंट लोड से आप किसी ऑब्जेक्ट को किसी सस्टेन कराएंगे, किसी मतलब कांस्टेंट लोड से अगर किसी ऑब्जेक्ट को आप सस्टेन करा रहे हो तो उसमें क्या होता है क्रीप डेवलप होती है। तो क्रीप डेवलप से क्या होता है कि वो अपनी शेप में उसमें उसकी शेप में क्या होने लगता है चेंजमेंट होने लगता है। तो क्रीप क्या होगी एक टाइम डिपेंडेंट स्ट्रेन होती है किसी भी मटेरियल की। सो ऑप्शन ए जो है इसके अकॉर्डिंग आपका करेक्ट हो जाएगा, अ टाइम डिपेंडेंट स्ट्रेन ऑफ द मटेरियल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द मटेरियल इन विच लार्ज डिफॉर्मेशन इज पॉसिबल बिफोर द एब्सोल्यूट फेलियर इज टर्म एज, यानी कि ऐसा कौन सा मटेरियल होता है जिसमें फेल होने से पहले लार्ज डिफॉर्मेशन को इंडिकेट करता है, यानी कोई भी ऑब्जेक्ट लार्ज डिफॉर्मेशन को कब इंडिकेट करेगा जब वो कौन सा होगा। ऑप्शन ए आपका डक्टाइल होगा, या ऑप्शन बी आपका ब्रिटल होगा, या ऑप्शन सी आपका प्लास्टिक होगा, या ऑप्शन डी आपका इलास्टिक होगा। तो बेसिकली जो लार्ज डिफॉर्मेशन शो करते हैं वो आपके डक्टाइल मटेरियल उससे जब उन पर लोड लगाया जाता है तो फेल होने से पहले काफी डिफॉर्मेशन उसमें हो जाता है डक्टाइल मटेरियल्स में। तो ऑप्शन ए जो है इसके अकॉर्डिंग आपका करेक्ट हो जाएगा डक्टाइल मटेरियल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द स्ट्रेसेस इन कंक्रीट इन अ रीइंफोर्स्ड कंक्रीट एलिमेंट अंडर सस्टेन्ड लोड ड्यू टू क्रीप, ऑप्शन ए आपका इंक्रीज विद टाइम, या ऑप्शन बी आपका डिक्रीज विद टाइम, या ऑप्शन सी आपका रिमेन अनचेंज, या ऑप्शन डी आपका फ्लक्चुएट। तो जो स्ट्रेसेस होती हैं इन कंक्रीट इन अ रीइंफोर्स्ड कंक्रीट एलिमेंट में अंडर सस्टेन्ड लोड क्या होती हैं वो आपकी टाइम के साथ क्या होते हैं डिक्रीज होने लगती हैं। सो ऑप्शन बी जो है इसके अकॉर्डिंग करेक्ट हो जाएगा। जो सस्टेन यानी लोड सस्टेन करने का जो स्ट्रेसेस डेवलप होती हैं वो क्या होती हैं टाइम के साथ आपकी डिक्रीज होने लगती हैं इन आरसीसी अगर किसी एलिमेंट की बात करें। सो ऑप्शन बी जो है इसके अकॉर्डिंग आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका पॉइजन रेशियो इज डिफाइंड एज अ रेशियो ऑफ,
पॉइजन रेशियो को हम डिनोट करते हैं म्यू से। पॉइजन रेशियो क्या होता है? लेटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन का रेशियो होता है। लेटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। लेटरल स्ट्रेन क्या होती है कि सपोज दैट कोई एलिमेंट है, इसमें अगर आप एक्स डायरेक्शन में लोड लगा रहे हो तो इस एक्स डायरेक्शन में जो भी डिफॉर्मेशन होगा उसको हम लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन बोलेंगे, और जो बाई डायरेक्शन में डिफॉर्मेशन होगा यानी इसके परपेंडिकुलर या इसके हम कह सकते हैं ट्रांसफर डायरेक्शन में जो भी डिफॉर्मेशन होगा उसको क्या बोलेंगे? हम लेटरल स्ट्रेन बोलते हैं। तो पॉइजन रेशियो क्या हो गया? लेटरल स्ट्रेन और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन का रेशियो। सो ऑप्शन सी जो है इसके अकॉर्डिंग आपका करेक्ट है, लेटरल स्ट्रेन एंड लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन का रेशियो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ दीज आर कंसीडर्ड इन द थ्योरीज ऑफ फेलियर, यानी थ्योरीज ऑफ फेलियर में क्या किया जाता है, मतलब क्या कंसीडर करके हम चलते हैं। ऑप्शन ए आपका फेलियर अकर्स बियॉन्ड इलास्टिक लिमिट, या ऑप्शन बी आपका रप्चर टेक प्लेस इमीडिएटली आफ्टर इलास्टिक लिमिट, या ऑप्शन सी आपका यील्ड पॉइंट टेक प्लेस, या ऑप्शन डी है आपका नन ऑफ दीज। तो थ्योरी ऑफ फेलियर में हम क्या देखते हैं कि जो इलास्टिक लिमिट होती है उसके जब हमें एक यील्ड पॉइंट हमें मिल जाता है, उसके बाद क्या होती है, इलास्टिक लिमिट के बाद यील्ड पॉइंट मिल जाएगा तो हमें क्या होगा? फेलियर अकर होने लगते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन ए जो है वो आपका करेक्ट है, फेलियर अकर्स बियॉन्ड इलास्टिक लिमिट, यानी जैसे ही हम इलास्टिक लिमिट के ऊपर जाना चालू करते हैं तो हमें क्या होता है? फेलियर के इंडिकेशन मिलना चालू हो जाते हैं। यानी एक यील्ड वैल्यू मिलने के बाद हमें क्या होता है कि यानी कि आपने किसी सपोजर किसी ऑब्जेक्ट पर लोड लगाया तो एक लिमिट तक ही तो वो उसको सस्टेन करेगा, उसके बाद क्या करेगा? वो फेलियर के इंडिकेशन देना चालू कर देगा। तो ऑप्शन ए जो है इसके अकॉर्डिंग करेक्ट हो जाएगा, फेलियर अकर्स बियॉन्ड इलास्टिक लिमिट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इफ अ मटेरियल हैज आइडेंटिकल इलास्टिक प्रॉपर्टी इन ऑल डायरेक्शन इट इज सेड टू बी, यानी कि कोई भी अगर ऑब्जेक्ट है, कोई भी मटेरियल है, वो आप जो उसकी जो प्रॉपर्टीज हैं इन ऑल डायरेक्शन वो सेम है, आइडेंटिकल है, तो इस तरह के ऑब्जेक्ट को हम क्या कहते हैं? आइसोट्रोपिक ऑब्जेक्ट बोलते हैं। और अगर हमारा लेयर्ड स्ट्रक्चर है, यानी हमारा जो स्ट्रक्चर है कई सारी लेयर से मिलकर बना हुआ है, यानी लेयर के रूप में जो प्रॉपर्टी आपकी डिफर कर रही है, तो उस तरह के ऑब्जेक्ट को ऑर्थोट्रोपिक बोलते हैं। होमोजीनियस क्या होता है? एक ही तरह के मटेरियल से कोई भी ऑब्जेक्ट आपका बना हुआ है तो वो क्या कहलाता है? होमोजीनियस ऑब्जेक्ट कहलाता है। तो ऑप्शन सी जो है इसके अकॉर्डिंग करेक्ट है, आइसोट्रोपिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ऑर्थोट्रोपिक मटेरियल हैज इंडिपेंडेंट इलास्टिक कांस्टेंट, यानी कि अगर कोई आपका मटेरियल ऑर्थोट्रोपिक है तो उसमें जो इंडिपेंडेंट इलास्टिक कांस्टेंट होते हैं उनकी वैल्यू कितनी होती है? तो अगर आइसोट्रोपिक है, आइसोट्रोपिक में मैंने आपको बताया कि आइसोट्रोपिक में नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट कांस्टेंट जो होते हैं वो उनकी वैल्यू आपकी 2 होती है। अगर आपका ऑर्थोट्रोपिक है, कोई भी मटेरियल आपका ऑर्थोट्रोपिक है तो नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट कांस्टेंट की जो वैल्यू होती है इसमें 9 होती है। अगर आपका मटेरियल एनिसोट्रोपिक है, एन आइसोट्रोपिक है, तो नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट कांस्टेंट की जो वैल्यू होती है वो आपकी 21 होती है। सो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन सी जो है वो आपका करेक्ट है, 9 नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट इलास्टिक कांस्टेंट्स आर देयर इन द ऑर्थोट्रोपिक मटेरियल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द वैल्यू ऑफ पॉइजन रेशियो फॉर स्टील, यानी स्टील के लिए पॉइजन रेशियो की वैल्यू पूछी गई है। तो स्टील के लिए जो पॉइजन रेशियो का वैल्यू होता है उसकी रेंज आपकी होती है 0.23 टू 0.27। तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन सी जो है वो आप करेक्ट है। 0.33 जो है ये एल्युमिनियम का पॉइजन रेशियो होता है, एल्युमिनियम का, एंड 0.43 बोले या 0.45, 0.43 से 0.5 या 0.5 अगर आपको देता है तो ये आपका रबर का होता है, रबर का पॉइजन रेशियो होता है। अगर पॉइजन रेशियो की वैल्यू जो है म्यू की वैल्यू अगर 0.1 से 0.2 है तो वो आपका किसका केस होता है? कंक्रीट का, यानी कंक्रीट के लिए पॉइजन रेशियो की वैल्यू जो होती है 0.1 से 0.2 होती है। सो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन सी जो आपका करेक्ट है। स्टील के केस में पॉइजन रेशियो की वैल्यू 0.27 से 0.28 या 3 तक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अ बार ऑफ 30 mm dia subjected to tensile load such that extension in gauge length of 200 mm is 0.09 mm and change in dia is 0.0045 mm. The Poisson ratio is, तो पॉइजन रेशियो बेसिकली होता क्या है? लेटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन,
लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। तो लेटरल स्ट्रेन हम निकालें, लेटरल स्ट्रेन के लिए हम क्या करना पड़ेगा, जो डायमीटर है उसमें चेंजमेंट देखेंगे, यानी कि लेटरल स्ट्रेन की जो वैल्यू होगी, डाया में कितना चेंजमेंट हो रहा है आपका 0 पॉइंट, स्ट्रेन होती क्या है, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। यानी अगर स्ट्रेन की बात करें तो स्ट्रेन का जो फॉर्मूला आपका होता है चेंज इन लेंथ, यानी डेल्टा एल अपॉन ओरिजिनल लेंथ। वहीं अगर आपका ट्रांसफर डायरेक्शन में हो रहा होगा तो चेंज इन डायमीटर, यानी डेल्टा डी अपॉन ओरिजिनल डायमीटर। तो ये आपका तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन हो गया, डेल्टा एल अपॉन एल। डेल्टा एल कितना है आपका 0.09 अपॉन 200, यानी ओरिजिनल लेंथ जो 200 mm है और उसमें चेंजमेंट आपका जो है 0.09 mm। तो यहाँ से वैल्यू आप आएगी, और डेल्टा डी आपका कितना हो रहा है 0.0045 अपॉन में 30 mm। इन दोनों को जब आप इन दोनों से अगर यहाँ पे वैल्यू आप पुट कर दोगे तो जो वैल्यू आएगी निकल के वो आपकी आएगी 1/3। तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन सी जो है वो आपका करेक्ट होगा 1/3। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ए 2 मीटर लॉन्ग बार ऑफ यूनिफॉर्म सेक्शन एक्सटेंड 2 mm अंडर लिमिटिंग एक्सियल स्ट्रेस ऑफ 200 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, व्हाट इज द मॉडुलस ऑफ रेजिलेंस फॉर द बार। मॉडुलस ऑफ रेजिलेंस बेसिकली जो होता है वो उसकी वैल्यू सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 ही होती है। और डेल्टा की जो वैल्यू होती है आपकी, डेल्टा यानी स्ट्रेन पी एल अपॉन ए ही होता है। यहां से आप क्या करोगे, ई की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट कर दोगे, ई की वैल्यू आपकी क्या होगी बेसिकली पी एल अपॉन ए इंटू डेल्टा। पी अपॉन ए आपका क्या हो गया, सिग्मा हो जाएगा, स्ट्रेस हो जाएगी तो सिग्मा एल अपॉन डेल्टा हो जाएगा। तो ई की वैल्यू अगर आप यहाँ पुट करोगे तो जो वैल्यू आएगी आपकी सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2, और ई की वैल्यू आपके पास क्या है सिग्मा एल अपॉन डेल्टा। तो सिग्मा से सिग्मा आपका एक कैंसिल हो जाएगा एक, तो आपके पास बचा क्या सिग्मा इंटू डेल्टा अपॉन में 2 इंटू एल। तो जब आप वैल्यू पुट करोगे, सिग्मा की वैल्यू इसमें दे रखा है 200 न्यूटन पर mm स्क्वायर, डेल्टा की वैल्यू आपकी 2 mm दे रखी है, क्योंकि जो लॉन्ग बार है वो 2 mm आपका क्या हो रहा है एक्सटेंड हो रहा है, अपॉन में 2 इंटू लेंथ आपकी क्या है 2 मीटर है। 2 मीटर को mm में आप कन्वर्ट कर सकते हो, 2000 mm हो जाएगा। तो ये 2 जीरो से आप 2 जीरो कट गया आपका, ये 5 बार कट जाएगा, यानी 1/10, यानी कि आपका आ जाएगा 0.1। तो इसकी लिए ऑप्शन आपका जो बी है वो आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका था स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ अ मटेरियल। स्ट्रेन एनर्जी जो होती है पर यूनिट वॉल्यूम अगर हम निकालते हैं किसी मटेरियल के लिए, तो उसकी जो वैल्यू होती है आपकी वो होती है आपकी 1/2e ब्रैकेट में सिग्मा 1 स्क्वायर प्लस सिग्मा 2 स्क्वायर माइनस के 2 म्यू सिग्मा 1 इंटू सिग्मा 2। तो इसके अकॉर्डिंग हम ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए जो आपका करेक्ट है 1/2e सिग्मा 1 स्क्वायर प्लस सिग्मा 2 स्क्वायर माइनस के 2 म्यू सिग्मा 1 सिग्मा 2। अगर वहीं आपसे अगर 3 डायरेक्शन में आपको स्ट्रेस दे रखी होती हैं तब आपका फॉर्मूला इसका चेंज हो जाता है। ये हम 2 डायमेंशनल के लिए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इफ अ मेंबर इज सब्जेक्टेड टू टेंसल स्ट्रेस ऑफ सिग्मा एक्स, यानी एक्स डायरेक्शन में टेंसल स्ट्रेस सिग्मा एक्स है, कंप्रेसिव स्ट्रेस आपकी सिग्मा वाई है और टेंसल स्ट्रेस जो है इन डायरेक्शन वो आपकी सिग्मा जेड है। तो रिजल्टेंट स्ट्रेन इन एक्स डायरेक्शन, यानी स्ट्रेन क्या होती है आपकी एप्सिलॉन से डिनोट करते हैं, स्ट्रेस अपॉन ई होता है। तो बेसिकली जब हम 1/e
स्ट्रेन इन एक्स डायरेक्शन पूछी गई है तो सिग्मा एक्स अपॉन ई हो जाएगा प्लस के म्यू सिग्मा वाई माइनस के म्यू सिग्मा जेड, सिग्मा एक्स माइनस म्यू सिग्मा वाई माइनस के म्यू सिग्मा जेड। तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन डी जो आप करेक्ट है 1/e सिग्मा एक्स माइनस म्यू सिग्मा वाई माइनस के म्यू सिग्मा जेड। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। यहाँ पे आपका क्या होगा, माइनस होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका था स्ट्रेन एनर्जी इन अ मेंबर इज प्रोपोर्शनल टू। स्ट्रेन एनर्जी बेसिकली होती क्या है, यू की जो वैल्यू होती है आपकी 1/2 स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन। तो बेसिकली हो क्या गया आपका, प्रोडक्ट ऑफ स्ट्रेस एंड करस्पॉन्डिंग स्ट्रेन, यानी स्ट्रेन एनर्जी क्या होती है 1/2 स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन होती है। तो ऑप्शन सी जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। प्रोडक्ट ऑफ स्ट्रेस एंड करस्पॉन्डिंग स्ट्रेन का जब स्ट्रेस और स्ट्रेन का जब हम प्रोडक्ट करेंगे या मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगी, स्ट्रेन एनर्जी मिलेगी किसी भी मेंबर की। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। And the last question of this series is strain energy in torsion of a shaft per unit volume is given by। तो स्ट्रेन एनर्जी अगर टॉर्जन के केस में आपसे पूछता है तो स्ट्रेन एनर्जी की जो वैल्यू होती है यू की वो आपकी होती है क्यू स्क्वायर बोल रहे हैं यहाँ पे टाउ स्क्वायर बोले अपॉन 4c इन केस ऑफ टॉर्जन। अगर बेंडिंग के केस में पूछा तो आपकी जो वैल्यू हो जाती है आपकी सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2e, ये आपकी बेंडिंग के केस में होती है। और यहाँ टॉर्जन के केस में आपकी क्यू स्क्वायर या टाउ स्क्वायर ये शियर स्ट्रेस हो जाएगी आपकी अपॉन 4c। तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन सी जो है वो आपका करेक्ट होगा, क्यू स्क्वायर अपॉन सी, सी आपकी मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी है। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। थैंक यू एवरीवन टू गिव योर सपोर्ट। प्लीज सब्सक्राइब सिविल टेक बाय एनडी और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में इसे शेयर कीजिए, वीडियोज़ को लाइक कीजिए जिससे हमें आपका सपोर्ट मिल सके और हम इसी तरह अपने चैनल पर वर्क कर सकें। थैंक यू, कीप वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।